तो भाई जोरो कितना पावरफुल है शायद मुझे तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं है। और वानो में किंग को हराने के बाद तो उसका पावर लेवल और भी नेक्स्ट लेवल हो चुका है और अब तो उसे द किंग ऑफ द हेल का टाइटल भी मिल चुका है। यहाँ तक कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने खुद जोरो के ऊपर 1.1 बिलियन की बाउंटी रखी है। मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट खुद अभी के टाइम पे जोरो को एक अच्छा खासा थ्रेट मानती है। और इसीलिए मैंने कुछ टाइम पहले तुम लोगों से अपने कम्युनिटी पोस्ट पे पूछा भी था कि जोरो और फुजिटोरा में अभी के टाइम पे कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका तुम में से बहुत से लोगों ने आंसर दिया था जोरो। तो क्या जोरो सच में अब फुजिटोरा को हरा सकता है? और क्या अब जोरो एक एडमिरल लेवल का कैरेक्टर बन चुका है, वही एडमिरल्स जो कि एक योंको को टक्कर देने की ताकत रखते हैं? वेल आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। सो भाई हमेशा की तरह ये वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई पहले ही मैं तुम्हें बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग अकाइनो और आउकीजी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही अब एडमिरल्स नहीं हैं। क्योंकि जहां आउकीजी ने ब्लैक बेट पायरेट्स को ज्वाइन कर लिया है, वहीं पे अकाइनो अब एक फ्लीट एडमिरल बन चुका है। सो इस वीडियो में हम सिर्फ किजारू, ग्रीन बुल और फुजिटोरा की बात करेंगे, जो कि अभी के टाइम के एडमिरल्स हैं। और इन्हीं की पावर को हम कंपेयर करेंगे जोरो से, ये देखने के लिए कि भाई जोरो अब कितना पावरफुल हो चुका है। जहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे जोरो की स्ट्रेंथ की। और भाई जोरो की स्ट्रेंथ का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो जब उसकी फाइट हुई थी मिस संडे से, जो कि अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए ही जानी जाती थी। और वो ये खुद बोलती भी है कि ऐसा कोई मैन यानी मर्द नहीं है जो कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को मैच कर सके। लेकिन भाई जोरो इस बात को इतना सीरियस ले लेता है कि वो उसके सिर को अपने सिर्फ एक हाथ से इतनी जोर से दबाता है कि भाई वो बंदी लिटरली रोने लग जाती है। और भाई वो बंदी अपनी पूरी ताकत यूज कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो जोरो की पकड़ से फ्री नहीं हो पा रही होती है। जिस बात के लिए जोरो उसे चढ़ाते हुए बोलता भी है कि क्या हुआ, तुम तो कह रही थी कि ऐसा कोई मर्द नहीं है जो कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ को मैच कर सके। और भाई ऐसा बोलते ही जोरो उसके सिर को इतनी जोर से दबाता है कि वो बंदी लिटरली बेहोश हो जाती है। और भाई ये प्री टाइम स्किप का जोरो था। अभी के टाइम पे तो जोरो की स्ट्रेंथ और भी नेक्स्ट लेवल जा चुकी है, जहां हमने ड्रेसरोसा के दौरान देखा भी था कि कैसे उसने पीका जैसे बंदे के लिटरली 2 हिस्से कर डाले थे। और अब तुम कह सकते हो कि भाई वो तो जोरो अपनी स्वॉर्ड स्किल्स की वजह से कर पाया था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई एक माउंटेन यानी पहाड़ जितनी बड़ी चीज को काटने के लिए तुम्हें स्वॉर्ड स्किल्स के साथ साथ अच्छी खासी फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए, और जो फिजिकल स्ट्रेंथ जोरो पोजेस करता है। और जिस वजह से ही ये सीन देखकर जितने भी लोग ड्रेसरोसा में थे उन सभी की आंखें बाहर आ गई थी कि भाई आखिर कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और भाई ये भी कम था तो जोरो ने बिग मॉम और काइडो जैसे 2 पावरफुल योंकोस के कंबाइन अटैक को, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसे भी अपनी स्वॉर्ड से कुछ सेकंड्स के लिए रोक दिया था। और भाई ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि किड, लॉ और किलर जैसे बंदे तो इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्हें लग रहा था कि वो इस अटैक को डॉज नहीं कर सकते और शायद अब उनका खेल खत्म। लेकिन फिर जोरो अकेला ही इतने पावरफुल अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोक देता है और एक दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देता है। और भाई 2 पावरफुल एम्परर्स के एक कंबाइन अटैक को इस तरह से रोक देना भले ही कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन बाद में उसे डिफ्लेक्ट कर देना कोई छोटी बात नहीं है। और भाई इससे तुम आइडिया लगा सकते हो कि अभी के टाइम पे जोरो की स्ट्रेंथ किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और वहीं जोरो की स्ट्रेंथ का अंदाजा तुम उसका वर्कआउट देख के भी लगा सकते हो, जहां पे वो इतना ज्यादा वजन उठाता है कि भाई जिसे देखकर उसकी स्ट्रेंथ पर किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होने वाला। सो हाँ भाई स्ट्रेंथ के मामले में जोरो लिटरली एक मॉन्स्टर है। लेकिन अगर हम उसकी स्पीड की बात करें तो भाई थ्रिलर बाग के दौरान उसने लिटरली कुमा के अटैक्स को भी डॉज किया हुआ है। और भाई हमें ये चीज बताई भी गई है कि कुमा के अटैक्स लाइट की स्पीड से एयर को रिपेल करते हैं। मतलब कुमा के अटैक्स लिटरली लाइट स्पीड अटैक्स होते हैं, और जिन लाइट स्पीड अटैक्स को जोरो ने डॉज किया हुआ है। और भाई ये प्री टाइम स्किप का जोरो था। अभी के टाइम पे तो जोरो और भी कई ज्यादा फास्ट हो चुका है, जहां हमने वानो आर्क के दौरान देखा भी था कि जब जोरो अपनी आशुरा टेक्निक यूज करता है और काइडो पे अटैक करता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो इतना ज्यादा फास्ट हो जाता है कि भाई काइडो भी उसके अटैक के आगे रिएक्ट नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि कैसे जोरो जब अपनी आशुरा टेक्निक यूज करके काइडो की तरफ बढ़ रहा होता है तो काइडो भी अपने वेपन से जोरो के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जोरो इतना ज्यादा फास्ट होता है कि काइडो के अटैक करने से पहले ही वो काइडो को कट कर देता है और उसे एक परमानेंट स्कार दे डालता है। तो हाँ भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जोरो लिटरली कुछ सेकंड्स के लिए काइडो से भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। और भाई शायद मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि काइडो कितना ज्यादा फास्ट है। भाई काइडो वही बंदा है जिसने लूफी को लिटरली 1 शॉट कर दिया था अपनी बेस फॉर्म में जब वो लूफी से पहली बार लड़ा था। और भाई ये वही लूफी है जिसने सबोरी आइलैंड के दौरान पैसाफिस्ट्रास की लेजर बीम्स को बड़ी आराम से डॉज कर दिया था। और भाई पैसाफिस्ट्रास की ये लेजर बीम एक लाइट स्पीड अटैक है जिसे लूफी ने बड़ी आराम से डॉज कर दिया था। तो हाँ भाई लूफी लिटरली लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी काइडो ने लिटरली उसे 1 शॉट कर दिया था, वो भी सिर्फ अपनी बेस फॉर्म में। और भाई मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जोरो काइडो और लूफी से भी ज्यादा फास्ट है, लेकिन वो कम भी नहीं है, क्योंकि भाई वो भी लाइट स्पीड अटैक्स को डॉज कर सकता है और साथ ही साथ वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है। और इसके अलावा वानो में जोरो ने अपनी कॉन्करस हाकी को भी अनलॉक कर लिया था, जिसकी वजह से जोरो अभी के टाइम पे तीनों ही टाइप की हाकी यूज कर सकता है, जहाँ पे वो आर्मामेंट हाकी और ऑब्जर्वेशन हाकी के एडवांस फॉर्म्स को भी यूज कर सकता है, जो कि उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देती हैं। तो हाँ भाई जोरो लिटरली अभी के टाइम पे काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका
चुका है। और वही बात करें हम किजारू की, सो भाई किजारू अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जैसा हमें दिखाया भी गया है कि कैसे सबोरी आइलैंड के दौरान जब वो रेली से फाइट कर रहा था तो भाई किजारू से फाइट करते टाइम रेली को लिटरली पसीना आ रहा था और वो अच्छे से किजारू के साथ कीप अप भी नहीं कर पा रहा था। और वहीं तुम किजारू का फेस देखोगे तो वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होता है। और अब तुम कहोगे कि भाई रेली अपनी ओल्ड एज की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहा था, और तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी रेली वाली वीडियो में ऑलरेडी ये चीज बताई थी कि ओल्ड होने के बावजूद भी रेली अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। जहाँ खुद गाब जैसे बंदे ने ये चीज बोली थी कि अगर वो अभी भी बिना किसी प्रिपरेशन के रेली को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो मरीन विल लूज अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ मैन, मतलब वो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने लोग मारे जाएंगे। तो हाँ भाई, रेली अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो सबोरी आइलैंड पर बस किसी तरह से किजारू के साथ कीप अप कर पा रहा था। वहीं किजारू बिल्कुल भी सीरियस फाइट नहीं कर रहा था, ना ही वो अपनी 100% पावर यूज कर रहा था। और भाई एगेट पे लूफी से लड़ते टाइम भी वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, ना ही वो लूफी के गियर 5 से लड़ते टाइम अपनी 100% पावर यूज कर रहा था, क्योंकि वो खुद एक पैनल में लूफी से बोलता भी है कि क्या तुम अभी तक अपनी लिमिट तक नहीं पहुंचे। तो हाँ भाई, किजारू स्टार्टिंग से ही सिर्फ लूफी को बस थका रहा था जिससे वो अपनी गियर 5 की लिमिट तक पहुंच जाए। उसका शुरू से ही लूफी को हराने का कोई प्लान नहीं था, वो बस लूफी से कैजुअली फाइट कर रहा था। और फिर भी किजारू ने बिना अपनी 100% पावर यूज किए लूफी के गियर 5 को अच्छी खासी टक्कर दे डाली थी। और ये चीज तुम भी जानते हो कि जोरो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो गया हो, वो लूफी को उसके गियर 5 की फॉर्म में नहीं हरा सकता। लेकिन वही लूफी के गियर 5 को किजारू ने अच्छी खासी टक्कर दे डाली थी। सो हाँ भाई, किजारू अभी भी जोरो से कई ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वही अगर हम बात करें फूजिटोरा की, सो भाई फूजिटोरा भी कम नहीं है। और भाई फूजिटोरा को तो एडमिरल की पोस्ट ही इसलिए मिली थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि भाई एक एडमिरल बनने से पहले फूजिटोरा एक छोटे से आइलैंड आयोई किंगडम में एक मिलिट्री चीफ हुआ करता था। लेकिन एक दिन किसी रीजन से वहाँ पर वॉर छिड़ जाती है और फूजिटोरा को वॉर क्रिमिनल का टाइटल मिल जाता है। लेकिन वॉर के दौरान फूजिटोरा की परफॉर्मेंस को देखकर और उसकी पावर से इंप्रेस होकर वर्ल्ड गवर्नमेंट खुद फूजिटोरा को मरीन में सीधा एक एडमिरल की पोजीशन दे देती है। वही एडमिरल्स जिन्हें द पावर हाउस ऑफ मरीन्स बोला जाता है, मतलब ये लोग मरीन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफिसर्स होते हैं आफ्टर फ्लीट एडमिरल। और भाई तुम इस लिस्ट में देख भी सकते हो कि कैसे एक एडमिरल के नीचे और भी कितनी सारी रैंक्स आती है, लेकिन फूजिटोरा को सीधा एक एडमिरल की पोजीशन दी गई क्योंकि भाई फूजिटोरा एक्चुअली में काफी ज्यादा पावरफुल है। और मत भूलो, हर एडमिरल की तरह फूजिटोरा ने भी कभी अपनी 100% पावर यूज नहीं की है। और भाई फूजिटोरा भी जोरो की ही तरह एक मास्टर सॉर्ड्समैन है, लेकिन उसकी जो सॉर्ड है वो वन ऑफ द 12 सुप्रीम ग्रेट सॉर्ड्स में से एक है, जो कि फूजिटोरा को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। और साबो से फाइट करते टाइम हमने देखा भी था कि कैसे फूजिटोरा और साबो इक्वली मैच हो रहे थे, लेकिन फिर साबो खुद बोलता है कि मुझे पता है कि एडमिरल्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो स्टॉप मैसिंग अराउंड। मतलब उस टाइम पे फूजिटोरा साबो से सीरियसली फाइट नहीं कर रहा था। और भाई मत भूलो, ड्रैगन जैसे बंदे के पास साबो लिटरली रेवोल्यूशनरी आर्मी का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, जिसे लोग फ्लेम एम्पर भी बुलाते हैं। और उसके बावजूद भी फूजिटोरा बिना सीरियस हुए साबो को इक्वली टक्कर दे रहा था। और भाई इसलिए मुझे नहीं लगता कि जोरो अभी इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो एक सीरियस बैटल में फूजिटोरा को हरा सकता है। बाकी तुम क्या सोचते हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और वहीं आगे हम बात करें ग्रीन बुल की, सो भाई तुम में से बहुत से लोग कहेंगे कि भाई ग्रीन बुल को तो जोरो बड़ी आराम से हरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई ग्रीन बुल भी काफी ज्यादा पावरफुल है। वो ऐसे ही एडमिरल नहीं बना, और हमें दिखाया भी गया है कि कैसे ग्रीन बुल ने किंग और क्वीन जैसे बंदों को बड़ी आराम से अकेले ही हरा दिया था। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई किंग और क्वीन तो बहुत ज्यादा इंजर्ड थे और वो तो अपनी पावर का 5 या 10% भी नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई कायरो को हराने के बाद लूफी और जोरो लिटरली एक हफ्ते के लिए कोमा में चले गए थे। और एक हफ्ते बाद जब वो लोग उठे थे तो भाई उसी दिन ग्रीन बुल ने वानो पर अटैक किया था। और भाई किंग और क्वीन दोनों ने ही जोन टाइप डेयर फ्रूट खाया हुआ है। और भाई जोन टाइप डेयर फ्रूट की ये खासियत होती है कि वो अपने यूजर को एक नेक्स्ट लेवल हीलिंग एबिलिटी देता है, मतलब ये लोग किसी और के मुकाबले बहुत जल्दी रिकवर होते हैं। तो हाँ भाई, किंग और क्वीन दोनों ही 7 दिन में अच्छा खासा रिकवर हो चुके थे, लेकिन फिर भी ग्रीन बुल ने उन दोनों को बड़ी आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के हरा दिया था। और यहाँ तक कि उनके साथ जो 50 या 100 लोग होते हैं वो उन्हें भी मौत के घाट उतार देता है। और उसके बाद ग्रीन बुल खुद बोलता भी है कि मेरी रैंक पे होते हुए आई डिड लूज माई फेस अगर मैं तुम जैसे कमांडर से हार जाऊं। मतलब अगर किंग और क्वीन पूरी तरह से 100% ठीक भी होते तो भी ग्रीन बुल उन्हें बड़ी आराम से हरा देता। और इसीलिए वो बोल रहा होता है कि मेरी रैंक का ऑफिसर तुम जैसे कमांडर से कभी नहीं हार सकता। और फिर इसके बाद ग्रीन बुल आकाजास के मेंबर से भी लड़ता है, जहाँ वो अकेला ही उन सब पर भारी पड़ रहा होता है। और अगर तुमने वानो आर्क अच्छे से देखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि भाई कावामात्सु किस लेवल का सॉर्ड्समैन है और उसकी सॉर्ड स्किल्स किस लेवल की हैं। और वहीं डांजिरो ने तो खुद जोरो से 1-on-1 फाइट की हुई है, जहां जोरो खुद डांजिरो को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोलता है, लेकिन फिर भी ग्रीन बुल अकेला ही उन सब पर भारी पड़ रहा होता है। यहाँ तक कि यामाटो जब अपने वेपन पे कॉन्करस हाकी इन्फ्यूज करके उसके ऊपर अटैक करती है तो भाई उस अटैक से भी ग्रीन बुल को कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होता। यहाँ तक कि जब रेवोल्यूशनरी आर्मी ने मैरीजोस पे अटैक किया था तो उस टाइम पे फूजिटोरा भी बाकी स्लेव्स को फ्री करने लग जाता है, और जिस बात को लेके फूजिटोरा और ग्रीन बुल के बीच फाइट हो जाती है। और उस फाइट के बाद तुम देख सकते हो कि भाई फूजिटोरा के सर पर चोट आई हुई होती है और वो इंजर्ड होता है, लेकिन इस फाइट के बाद ही ग्रीन बुल वानो पे अटैक करता है। और जहां हमने देखा था कि उसकी बॉडी पर कोई भी इंजरी नहीं होती है, मतलब भाई फूजिटोरा जैसे बंदे से फाइट करने के बावजूद भी ग्रीन बुल को कोई भी चोट या फिर इंजरी नहीं होती है। और ये हो पाया था ग्रीन बुल की
रीजनरेटिव एबिलिटी की वजह से, जिसकी वजह से ग्रीन बुल को डैमेज कर पाना बहुत मुश्किल है। और तभी तुमने देखा होगा कि आकाजास के मेंबर से फाइट करते टाइम जब भी वो अपनी स्वॉर्ड से ग्रीन बुल को कट कर रहे थे तो ग्रीन बुल दोबारा से रीजनरेट हो जा रहा था और उनके अटैक का ग्रीन बुल पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। और हाँ भाई, वो सभी लोग आर्मामेंट हाकी यूज कर रहे थे और आकाजास के जितने भी मेंबर्स हैं वो ऑब्जर्वेशन हाकी और आर्मामेंट हाकी यूज कर सकते हैं। और भाई जैसा मैंने बताया भी कि डांजिरो ने तो लिटरली जोरो से 1-on-1 फाइट की हुई है और इसके अलावा आकाजास के जितने भी मेंबर्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके अटैक्स ग्रीन बुल पर काम नहीं कर रहे थे और वो लोग मिलकर भी ग्रीन बुल को नहीं हरा पा रहे थे। और भाई यहाँ तक कि वानो से निकलने के बाद ग्रीन बुल वीवल जैसे बंदे को भी कैप्चर करता है, वही वीवल जिसके बारे में हमें बताया गया है कि वो यंग व्हाइट बेट जितनी ही स्ट्रेंथ पोजेस करता है। और शायद भाई मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि प्राइम व्हाइट बेट की स्ट्रेंथ किस लेवल की थी। सो इन दी एंड भाई मुझे लगता है कि जोरो इतना स्ट्रॉन्ग तो है कि वो किसी भी एडमिरल को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है, लेकिन एक सीरियस बैटल में वो अभी भी एक एडमिरल को नहीं हरा सकता। और जैसा मैंने तुम्हें अपनी एडमिरल वाली वीडियो में बताया भी था कि इन्हें सिर्फ योंकोजी हरा सकते हैं या फिर योंको लेवल से ऊपर के कैरेक्टर लाइक ईमू, जॉयबॉय, रूमा या फिर पायरेट किंग रॉजर टाइप। और बाकी तुम क्या सोचते हो इस बारे में मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है, मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय।